गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। वेलकम टू आई एम जूड डूइंग जूड थिंग्स। काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक कहानी है जो मन को झंझोर करके रख देते हैं, ये सोचने के लिए कि हम लोग अभी तक हिंदुस्तान में ऐसे जी रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लेकिन ये कहानी को सुनने के बाद में ज़रूर आप लोग शेयर करें। कारण कि आप लोग जितना इसको शेयर करेंगे तो हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं सज्जन, उनको इंसाफ मिले। मुझे पता है कि अभी जंतर मंतर में लड़कियों जो पहलवान जो बच्ची लोग हैं उन लोगों के भी वहाँ प्रॉब्लम चल रही है, और इस बीच में ये वीडियो उभर के आ रहा है। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं इस वीडियो को अपलोड करना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग भी जानें कि अगर दिल्ली में अगर वैसे कुछ हो रहा है तो झारखंड में भी कुछ हो रहा है। हम झारखंड के वासी हैं, हम रांची से बोल रहे हैं, और मेरा नाम जूड लीवर्स है, और इस वक्त मैं खूंटी जिला से बोल रहा हूँ। ये कहानी को आपके सामने में पेश करने से पहले मैं आपके सामने में दो अंश रखूँगा। एक कहानी है जो 1974 का है, नेदरलैंड्स का है। उसमें क्या हुआ था कि एक नेदरलैंड्स, आप लोगों को पता है कि बर्फ़बारी बहुत होती है वहाँ पे, ठंड काफ़ी होती है। तो एक बच्चे, 14 साल का बच्चा अपना पिता और चाचा के साथ में एक झील में जाते हैं जो बर्फ़ से ढका हुआ था, वहाँ मछली मारने के लिए। और उसी वक्त एक नीचे पहाड़ों के नीचे में एक शेरफ, जिसको हम लोग यहाँ डीएसपी बोलते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम लोग यहाँ इंडिया में बोलते हैं, वहाँ शेरफ होते हैं। उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और झील के किनारे में ही एक हेलीपैड बनी हुई थी बर्फ़ के ऊपर में। लेकिन रातों रात में शायद तापमान के बदलते हुए कारण वो हेलीपैड झील के किनारे से झील के बीच में आ जाती है, और कुछ ही क्षण के बाद में वो एक हेलीकॉप्टर आती है और उस हेलीपैड के ऊपर में लैंड करने की कोशिश करता है। लेकिन ये 14 साल का बच्चा जो था, एड्रिन हूफर नाम था इसका, गूगल में आप सर्च करें, ये कहानी है 1974 का। तो एडविन हूफर ने काफ़ी कोशिश किया था वो पायलट को बताने के लिए कि आप यहाँ लैंड ना करो। कारण ये था कि रातों रात में जहाँ पे वो हेलीपैड किनारे से घसा करके झील का बीच में आ गया था, उसका परत जो 4 फीट का था वो 6 या 7 इंच का बच गया। बर्फ गल गई थी। वो आव न देखा ताव, अपना कपड़ा उतार करके उस ठंड में अपना कपड़ा उतार करके वो पायलट को इशारा करते गया, नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने अपना चड्डी उतारी थी जो लाल रंग की थी, और उस लाल रंग की चड्डी से पायलट को इशारा किया। पायलट अपना समझ गया था, और फिर वो जैसे तैसे करके वो लोग झील के किनारे में हेलीकॉप्टर को उतार करके वो डीएसपी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिया में, वहाँ शेरफ होते हैं, उनका जान को बचाया गया था, क्योंकि घाटी में उनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। उस बच्चे के नाम से काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड उनको दिया गया था। 14 साल का उम्र था वो, और जब वो 21 साल के बने तो माउंट हेनरी का उनको मेयर बनाया गया इस एक्सीडेंट को बचाने के लिए। ताजुब की बात है, ये विदेश है। अब एक दूसरे लाइन पर आते हैं। मैं बोला मैं 2 वाक्य बताऊंगा। तो एक परीक्षा है, मान लीजिए आप
जैसे वो बच्ची बैठे हुए हैं, पहलवान लोग बैठे हुए हैं वहाँ दिल्ली के जंतर मंतर में। मान लीजिए आप एक खिलाड़ी हैं और आप 200 मीटर के दौड़ में आप गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं, और जब आप पोडियम में जाते हैं अपना गोल्ड मेडल को लेने के लिए, वहाँ पे आप पोडियम में चढ़ने के बाद में वहाँ पे अधिकारी जो है आपको आकर के बोलते हैं कि ठीक है, आपको हम लोग मेडल दे रहे हैं, आप 5-6 लाख रुपए दे दीजिए। कैसा लगेगा? भाइयों बहनों, ये एक कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक बोलने की बात नहीं है। हमारे बगल में बैठे हुए हैं असिस्टेंट सुरेन। आप लोग बोलते होंगे सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, गोविंदा, आप लोग इनको हीरो बोलते हैं, लेकिन मैं इन लोगों को हीरो नहीं मानता। मेरे लिए हीरो वो वर्दी वाले हैं जो हमारे सरहद पे हम लोग को बचाते हैं। मेरे लिए वो हीरो है जो हमारे ट्रैफिक में खड़े रहते हैं। मेरे लिए वो हीरो है जो वज्र वाहन में किसी भी आपदा के समय में वो मौजूद होते हैं। वो हीरो, वो असली हीरो। और आज वैसे ही एक असली हीरो हमारे बीच में उपस्थित है। असिस्टेंट सुरेन नाम है इनका। ये आज 44 साल के हो चुके हैं। शायद एक 1991 में एक कहानी आई होगी झारखंड की तरफ से। उस वक्त झारखंड तो थी नहीं, उस वक्त यहाँ बिहार की राज चलती थी। तो राउरकेला जो उड़ीसा है, राउरकेला से रांची आते वक्त रेल की पटरी बिछी हुई है और काफ़ी सारे गांव है और देहात है जिसमें स्टेशंस बनी हुई है, रेलवे स्टेशंस पुख्ता बनी हुई है। और उसमें से एक स्टेशन था बानू। 1991 का दिन था ये। दिन कौन सा था? ये 8/12/1991। 8/12/1991 का दिन था ये। और कुछ बच्चे परीक्षा लिखने के लिए गांव से स्टेशन की तरफ जो स्कूल बनी हुई सरकारी वहां जा रहे थे। और उसी वक्त झारसुगुड़ा से आती है एक रेल, लोकल पैसेंजर गाड़ी, जिसमें सैकड़ों पैसेंजर मौजूद थे, उसमें सफ़र कर रहे थे। और ये पैसेंजर गाड़ी इतने भीड़ से आती है क्योंकि मैं यहीं का लोकल हूँ। मेरे पापा रेलवे में थे, ड्राइवर थे। मेरे पापा भी उस रूट पे चले हुए हैं और मैं भी उस ट्रेन को देख चुका हूँ। बचपन से उस ट्रेन को देखते आया हूँ। गांव देहात से लोग वहाँ से सब्जी लेके आते हैं बेचने के लिए शहर में, ईंधन के रूप में लकड़ी लेके आते हैं और अन्य दिन प्रतिदिन दिनचर्या के सामान ला करके यहाँ गांव से बेचते हैं रांची। तो आप समझ सकते हैं कि उस रेलगाड़ी में भीड़ कितनी, क्योंकि पैसेंजर थे। भीड़ के मतलब से अगर उस ज़माने के कोई वीडियो अगर किसी ने लिया होगा तो आप देख सकते होंगे। मेरे पास तो अभी फ़िलहाल है नहीं, कोशिश करूँगा अगले वीडियो में इसको अपलोड करने के लिए, कि जब राउरकेला से छूटने के बाद में गाड़ी रांची की तरफ आती है तो यहाँ तक सब्जी, लकड़ी, बकरी और ये सब सामानों को खिड़कियों से टांगा जाता है, क्योंकि अंदर में जगह नहीं रहती है। सैकड़ों आदमी रहते हैं, सैकड़ों। यहाँ तक भी इंजन में भी सामान चढ़ाया जाता था। बानू स्टेशन से ट्रेन चली हटिया की तरफ, रांची की तरफ, और अचानक कुछ दूर जाने के बाद में ट्रेन अचानक से रुक जाती है। ठंड की समय लोग अपने गंतव्य तक जाने के लिए परेशान थे और अचानक स्टेशन से निकलने के कुछ दूर बाद में ट्रेन बंद हो जाती है। तो पैसेंजर लोग उतर करके देखने लगते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस कारण से हुआ।
जब कुछ लोग इंजन की तरफ दौड़ के जाते हैं, जब भी वहाँ भीड़ होती है, देखते हैं लोग, तो वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है कि इंजन के चालक, सह चालक, गार्ड, असिस्टेंट गार्ड, टीटी और कुछ सुरक्षाकर्मी एक बच्चे को घेर करके खड़े थे, और उस बच्चे के हाथ में क्या था? एक लाल रुमाल। उस वक्त उस बच्चे का उम्र 13 साल, 12 वर्ष की थी। कुछ लोग पता करने की कोशिश किया था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब जाके पता चला कि वहां से 5 किलोमीटर आगे हटिया की तरफ जाते समय 1.5 फीट पटरी का कटा हुआ था। 1.5 फीट, आप समझ रहे हैं 1.5 फीट का मतलब क्या है? पटरी में कटना। अगर वो ट्रेन चल जाती उस दिन, क्या हो सकता था? आप थोड़ा सोचिए। हनन फनन में हटिया मुख्यालय से और राउरकेला मुख्यालय से गाड़ी भेजी गई थी, अधिकारी आए, उस बच्चे को कंधे में बैठाया गया था, टॉफ़ी दिया गया था, आश्वासन दिया गया था अवार्ड देने का, और अवार्ड के रूप में उसको रेल में नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। दिल्ली मुख्यालय से, रेल मुख्यालय से भी उनको सर्टिफिकेट मिला। मेरे पास में सब दस्तावेज हैं, मैं इस वीडियो के आखिर में वो सब दस्तावेज को मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उनको बोला गया था कि आप अपना पढ़ाई के बाद में आप रेलवे को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आज तक इनको मौका नहीं मिला। बड़े होने के बाद में जब इनके माँ बाप को पता चल, मैंने याद था कि बेटा का नौकरी हो जाएगा, क्योंकि सरकार बोला है, उस वक्त बिहार, झारखंड नहीं थी, बिहार सरकार थी, लालू यादव की राज थी, लेकिन रेल मंत्री थी आपका ममता बनर्जी। तो ये भाई साहब जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, ये वही 12 साल के बच्चे हैं जिन्होंने उस बड़े दुर्घटना को होने से बचाया था। लेकिन वो जब अपने नौकरी के लिए दौड़ धूप करने लगे तो कहानी कुछ और हुई है। एक गरीब परिवार से आते हैं, आज हाल फिलहाल में ये राजमिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन उस वक्त जब ये दौड़ धूप कर रहे थे, इनसे कुल मिलाकर के 5 लाख रुपया लिया गया था नौकरी के नाम से। आगे की कहानी इनसे सुनते हैं, असिस्टेंट सुरेंद्र से। तो सर बताइए कि आप उस वक्त कितने बड़े थे और क्या क्या हुआ था, आप पूरा बताइए। मैं श्री असिस्टेंट सोरेन, ग्राम सेतासोया, प्रखंड बानो, जिला सिमडेगा, अभी फिलहाल सिमडेगा, पहले गुमला था। तो मैं जीतूटोली जनता हाई स्कूल जीतूटोली में पढ़ता था, 12 वर्ष उम्र था। तो हमेशा लाइन ट्रैक होकर आना जाना होता था। जिस दिन उस घटना घटी उस समय एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम सेकंड हाफ में था, इसलिए पटरी से होकर जा रहा था, जो कि सर्दी जुकाम के चलते कपड़ा नहीं मिला तो लाल रुमाल मिला, उसी को पकड़ के जा रहा था। तब कुछ दूर जा कर के दिखाई दे रही है कि रेल पटरी जो है वो टूट के दूर हुआ है। तो 1 बजे का समय था, पैदल ही जा रहा था। तो मैंने सोचा कि आज गाड़ी तो गिरना ही गिरना है, और गिरता है तो बड़ी भयंकर गिरता है ट्रेन। तो इसलिए ही साहस करके पीछे, जैसे बानो स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन छोड़ चुकी कि पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। दौड़ते दौड़ते नाव पोल के सामने खड़ा हो गया किनारे, और जैसे खड़ा हुआ कि गाड़ी भयंकर स्पीड में आ रही थी, और लाल रुमाल हिम्मत करके मैंने दिखाया। तो लाल रुमाल कहाँ, आपको स्कूल से मिला था? नहीं, घर से ही। अच्छा। सर्दी जुकाम के चलते कपड़ा नहीं अच्छा, मिला, अच्छा, तो अच्छा। लाल रुमाल पकड़ के जा रहा था। अच्छा। तो लाल रुमाल मैंने दिखाया, तो लोको पायलट ने उसको
बड़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने देखा गाड़ी रोक दी। और गाड़ी को रोक दी। तो उस वक्त गाड़ी जब चल रही थी तो उसमें कौन सा इंजन था, डीजल था या स्टीम था? डीजल इंजन था। डीजल इंजन। डीजल तो उसमें भी भीड़ होगा, बहुत सब जो भीड़, लदा होगा, बहुत ज़्यादा इंजन भीड़ के ऊपर में तो लदा रहता था हाँ, उस खचा वक्त। खच आदमी भरा हुआ था। तो जैसे गाड़ी रुकी कि सारे के सारे पैसेंजर उतरने लगे। जब अधिकारी मेरे पास गए और उन्होंने पूछा क्या हुआ बाबू, जबकि तुमने लाल रुमाल दिखाया, तो सर रेल पटरी टूटी हुई है, गाड़ी गिरेगी, ये सोच करके मैंने लाल रुमाल। तो यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो श्वेता, आप समझ सकते हैं कि एक 12 साल के उम्र के बच्चे के दिमाग में क्या था कि अगर गाड़ी पटरी से उतर जाती है और गिर जाती है गाड़ी, तो उसमें कितना लोग सवार थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर मेरे पास में कोई पुराना वीडियो या फोटोग्राफ उस गाड़ी की होगी, मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ में, और आप इसी से अनुभव लगा सकते हैं, आप इसी से आभास लगा सकते हैं कि अगर ये बच्चा वहाँ उस वक्त नहीं रहता तो उस वक्त यहाँ क्या हो सकता था। आगे। अगर मैं नहीं रहता तो हजारों हजार आदमी मर जाते और करोड़ों रेल संपत्ति की क्षति होती। बराबर है, बात सही है। तो उस वक्त गाड़ी रोके और पैसेंजर सारे के सारे उतर गए और देखने लगे तो पैसेंजर रोने लगे कि आज इसके माध्यम से माने का जान बच गई। खुशी के मारे रोने लगे, फिर शाबाश देने लगे और ये अधिकारी कहने लगे कि अभी तो 12 वर्ष उम्र है, तुम्हारा 18 वर्ष पूरा होगा, तब तक मैट्रिक पास कर जाओगे, भारत सरकार द्वारा रेलवे में नौकरी किसी भी कीमत से दी जाएगी। इस आधार से लिखित भी लिखा गया उसी समय, ट्रेन ड्राइवर ने लिखा, गार्ड ने लिखा और उसको ले गए और ये भी कहा कि अभी तो बच्चा हो, हाथ में देने से तुम गिरा दोगे तो हो सकता है बाद में बताने नहीं सकोगे, लेकिन दिमाग में मैंने रख लिया। तो इंजन नंबर था 16,251 WDM2A था। इंजन नंबर, अभी तक इंजन नंबर याद है, सबसे बड़ा बात। ड्राइवर का नाम याद होगा आपको? ड्राइवर का नाम तो अनन फनान में उतना दिमाग नहीं आया और नहीं पूछा मैंने। तो जैसे आपने मुझे आगे बताया था कि जब आप दौड़ धूप कर रहे थे नौकरी के लिए और आपसे पैसा मांगा गया था, तो आपसे पैसा कहाँ कहाँ लिया गया था, कौन कौन जगह में लिया गया था? जगरधारपुर में रजिस्टर मेंटेन सब हो गया था ज्वाइनिंग के लिए और डीपीओ साहब ने कहा कि अभी तुमको ज्वाइनिंग लेटर दे दूंगा, लेकिन कुछ अधिकारी जमा हुए आपस में और क्या बात किए उसको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बात करके मुझको भेज दिया पूरब की ओर जो आंगना है, डीपीओ साहब बैठते हैं खिड़की किनारे, बैठ लिया 20 मिनट के लिए बुला गया। तो वहाँ डीपीओ ऑफिस में आपसे पैसा कौन दिया था, कौन डिमांड किया था? पैसा के लिए इशारा किया, लेकिन गाड़ी के चलते देने नहीं आपने दे पाए उस वक्त? नहीं दे पाए उस वक्त आपने? हाँ नहीं दे पाया। उसके तो मेन मुद्दा है कि आपने जैसे बताया था मुझे आगे, जब भी मैं आपसे भेंट किया था तो 5 लाख रुपये खर्चा हो गया था आपको। हाँ 5 लाख खर्च हो गया। हाँ, तो ये 5 लाख आपको कहाँ कहाँ आप दिए हैं, पहला वो बताइए। ये दौड़ने में कभी दिल्ली गए, रेल मंत्रालय 3-4 बार गए, कभी चक्रधरपुर, कभी कलकत्ता, तो कभी यहाँ वहाँ करके खाने पीने आदमी का लेना लाना सब मिला के, और जो रांची डिवीजन जब हो गया चक्रधरपुर से तो यहाँ भेजा गया, और यहाँ से जब कार्रवाई हुई तो नियुक्ति का जब कार्रवाई शुरू हो गया तो फिर पैसा मांगने लगे। किसने पैसा मांगा था? यहाँ आप पूरा नाम खुल के बताइए, आपको डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ जो मांगा गया था, ये अकाउंट्स बड़ा बाबू जो है रांची डिवीजन के ऑफिस से बुलाए थे। और क्या नाम है उनका? ईश्वर दत्त कांडोल, आईडी कांडोल। आईडी कांडोल माने अकाउंट्स ऑफिस के थे? हाँ बड़ा बाबू थे। हाँ बड़ा बाबू। अभी अभी नौकरी कर रहे हैं कि रिटायर हो गए?
अभी मुलाकात नहीं हो पाया है पदाधिकारी से, इसलिए नहीं जान रहा हूँ। अच्छा, जो उनका जो सहयोगी था जोगेंद्र लाल, जोगिंदर लाल सहयोगी थे। हाँ सहयोगी था। तो कंडोलमा साहब आपसे कितना पैसा लिए थे? 1 लाख दे चुका हूँ। कंडोलमा साहब को आप 1 लाख रुपया, 1 लाख। लास्ट जो पैसा आप जमा किए लास्ट, थे, हाँ, 1 लाख 1 रुपया लाख। किए। 1.5 लाख बात हुआ था, उसमें 50,000 मांगा गया था, देने नहीं सका, तो सब पेंडिंग हो गया, अभी तक कुछ नहीं मिला। तो भैया बहनों, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं इस बात को, और आप सुन रहे हैं इस चीज़ को कि अपना हक के लिए भी यहाँ पैसा मांगा जाता है। इस वीडियो को आगे और ना बढ़ाते हुए आप कहानी सुन लिए हैं, अब फैसला आपके हाथ में है। ये भाई मेरे पास में आए और ये बोलने लगा, और मैं ऐसे ही मुद्दे पर अक्सर आवाज़ उठाता हूँ और आप लोगों के ज़रिए हमको सफलता मिलती है। हाथ जोड़ करके मैं एक ही विनती करता हूँ, पहले में भी जब वीडियो भी चालू हुई थी मैं बोल चुका था कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, घंटी ना बजाएं, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इतना शेयर करें ताकि दिल्ली में बैठे हुए रेल अधिकारी और रेल सरकार को पता चले कि उनसे कहाँ चूक हुई। ये हमारे एक वास्तव में एक हीरो है, ये कोई छोटे मोटे सज्जन नहीं है, ये हज़ारों लोग के जान बचाने वाले इंसान हैं। जैसे हमारे फौजी बचाते हैं हमारे जान को, एक वैसे ये जीवित जीता जागता हीरो है। इनको अपना सम्मान दिखाएं, इनको अपना प्यार दिखाएं, और साबित कीजिए कि हम हिंदुस्तान के लोग में वो पावर है कि मीडिया तक पहुंच करके हम लोग इनका बात को आगे रख सकते हैं। हालांकि मैं कुछ अधिकारियों से बात किया हूँ, मैं कुछ सरकारी ऑफिसरों से मिल चुका हूँ, मैं कल भी मिल चुका हूँ और इनके बात को मैं आगे रखा हूँ। इनका सारा कागजात डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में है, मैं वो अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, या हो सकता है इसी वीडियो के साथ में एडिट करके मैं डाल दूंगा। तो फिर से एक बार भाई बहनों, आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। आज आप अससन सोरेन का आवाज़ बने, इनका हक के लिए आज आप लड़ें। हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन अकेले में कुछ होता नहीं है। आप लोग बहुत साथ दिए हैं, बहुतों को साथ दिए हैं, आज एक और भाई का साथ दे दीजिए। इससे बड़ा सम्मान एक हीरो को और नहीं मिल सकता है। और हाँ, बता दूं कि ये जो नौकरी का जो सवाल था, ये 45 वर्ष तक लगने का ही टाइम था, और आज ये 44 साल के हो चुके हैं। सिर्फ 1 साल बचा हुआ है कि हम इस भाई को इसका हक दिला पाए। उम्मीद है और विनती करते हैं, भीख मांगते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अससन सोरेन को इसका हक दिलाएं, और एक असली हीरो को हम लोग उसका परचम दें। आखिर का यही बोलूँगा, सब भाई बहन को धन्यवाद। जय झारखंड। आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप ही बोलिए शेयर करने के लिए वीडियो को। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि मेरा सहयोग किया जाए और सके। और अभी ये ऐसे हाल में हैं कि और 5-10 लाख रुपया तो क्या, और 10,000 देने के भी लायक नहीं है। ये महान व्यक्ति राजमिस्त्री का काम कर रहा है,
और 300-400 प्रतिदिन का कमाई, अब बच्चे लोगों को पढ़ा भी रहे हैं और एक परिवार का देखभाल कर रहे हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूँ कि एक बार और आवाज़ उठाइए, एक बार और दिखा दीजिए कि हम लोग एक हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।